तो नेक्स्ट डेफिनेशन नहीं होके क्या है, हमारा लो है। ठीक है, तो लो का क्या होता है, स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट देखेंगे इसका कि कूलॉम्स लो क्या बोलता है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि चार्ज के बारे में पढ़ा था अभी तक हमने, और चार्ज क्या करता है, चार्ज फोर्स लगाता है। ओके, मीन चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, वो उसका जो लो दिया था वो किसने दिया था, कूलॉम्स नाम के साइंटिस्ट ने। अंडरस्टूड। तो यहां पर दो फोर्स हमने बनाए हैं, सॉरी दो चार्ज बनाए हैं और जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। दो चार्ज बनाए हैं जिनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। ये एक चार्ज बनाया हुआ है, एक चार्ज यहां पे है लाइक दिस, दूसरा चार्ज यहां पे है लाइक दिस। ओके, एक चार्ज को बोला Q1 और दूसरे को बोला हमने Q2। ये जो चार्ज रखा हुआ है ये एक्सिस है x, ये y। ये जो चार्ज रखा हुआ है उसका पोजीशन है R1 पे, Q2 चार्ज जो रखा है उसकी पोजीशन है R2 पे। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस या जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अगर बोले तो डिस्प्लेसमेंट है R। अंडरस्टूड। तो दो चार्ज रखे हुए, अभी हम बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट केवल स्टेटमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो दो चार्ज है Q1 और Q2 जो R डिस्टेंस पर है। इनके बीच में फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों के पास चार्ज है और दोनों के पास चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स होगा कितना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली आप केवल इतना समझिए अभी के लिए कि दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। चार्ज कितने हैं, Q1 Q2 और डिस्टेंस है आर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, और चार्जेस कैसे, पॉइंट चार्जेस। ये जो लो डिफाइंड है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके, मींस जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2। ठीक है, इनके नेचर के बारे में बात नहीं कर रहे, इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल। और दूसरा जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। ओके, अगर इसको लिखें तो क्या होगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R, सेपरेशन R। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर। दोनों को अगर साथ में लिखें, ओके, दोनों को अगर कंबाइन करें, कंबाइनिंग बोथ स्टेटमेंट, कंबाइनिंग बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिख रहे हैं स्मॉल k, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है कांस्टेंट फॉर मीडियम और उसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जनरली हम वैक्यूम मीडियम मान के चलते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में क्या है, वैक्यूम है। अगर कुछ नहीं दिया मींस वैक्यूम मान के चलेंगे, अंडरस्टूड। सो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये, वैक्यूम। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसकी जो भी यूनिट आएगी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, स्मॉल के लिखा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 यूनिट, इसकी भी जो यूनिट आएगी वो, ठीक है। यूनिट तो निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन, फाइन। सो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, फाइन। नेक्स्ट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, जैसे अभी बात करी हमने कि दो चार्ज है वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसने दिया, कूलॉम्स ने दिया पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड दिया। बट होता क्या है, देखिए कि अगर दो चार्ज मैंने रखे, दो चार्ज मैंने यहां पर रखे, दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, Q1 Q2। अब मान लीजिए कि यहां पर अभी क्या है, अभी यहां पर एयर है, ऐसे समझो। अभी यहां पर क्या है, एयर है और ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, ओके। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे से दूर भगाएंगे। तो जो फोर्स है, एग्जांपल के लिए मान लिया कि 100 न्यूटन है। कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लिया 100 न्यूटन। अब अगर मैं यहां पर एयर को रिप्लेस करके कोई दूसरा मीडियम पुट कर देता हूं, ठीक है। एयर को रिप्लेस करके कोई दूसरा मीडियम पुट कर देता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कॉटन फिल कर दिया मैंने, या माइका इज अ सब्सटेंस, ओके, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। तो हमने ये पुट कर दिया, फाइन। तो होगा क्या, अभी जो ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, ये फोर्स क्या हो जाता है, कम। 100 से मान लीजिए ये हो गया 20 न्यूटन का, 5 टाइम्स कम हो गया। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स कम हो गया। ये रखने से ये हो गया, ये रखने से क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो मीडियम था, पहले एयर था, ये जो मीडियम पहले एयर था, बाद में हमने माइका रख दिया, तो उससे हुआ क्या, उससे इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स पे इफेक्ट आ गया। यानी जो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो मींस अब इस मीडियम ने किया क्या होगा, इस मीडियम ने किया क्या है, इनके बीच में फोर्स को कम कर दिया। अब जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को हम फील्ड के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं हम, ओके, कि ये इस स्टाइलस पर अर्थ क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, अंडरस्टूड। तो अपनी तरफ खींच रही है। अगर इसी पेन को मैं जुपिटर पे लेके चले जाऊं और वहां पे खड़ा हो जाऊं, तो जितनी ताकत से अर्थ इसको खींच रही है, जुपिटर इससे ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। जुपिटर इससे ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा इस पेन। तो इसका मतलब क्या चेंज आया, हम वहां पर यह चेंज आया, जुपिटर अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंडरस्टूड। क्योंकि फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लगेगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लगेगा।
सो और मून पे चले जाओ तो क्या होगा, कम। आपने मून पे देखा होगा एस्ट्रोनॉट ऐसे जंप करते हुए मूवीज में और ऐसे दिखाते, ओके, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या होती है, कम, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो बनता है वो कम, ठीक है। जैसे स्टाइलस सेम है, अर्थ पे वही है और जुपिटर पे ले जाओ मून पे ले जाओ वही है, लेकिन जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो क्या है, कम। वैसे ही यहाँ पे चार सेम है, लेकिन इनके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मीडियम ने क्या किया, देखो अब जैसे मैंने अभी बीच में ही रखा, हो सकता है कि ये मीडियम में इस पूरे को क्या कर दूं, कवर कर दूं, क्लियर। तो इस मीडियम ने क्या किया, मीडियम ने जो फील्ड बन रहा था, क्योंकि जो फोर्स लगता है फील्ड की वजह से, यानी ये अपने अराउंड फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में ये है, और ये अपने अराउंड फील्ड बनाएगा, इसके फील्ड में ये है। आगे बात सुन, तो मीन्स मीन्स ऐसा रखने से आपने मीडियम चेंज किया, इस मीडियम ने क्या किया, इस मीडियम ने इस फील्ड को कमजोर कर दिया, कमजोर फील्ड बना, इसलिए क्या हो गया, फोर्स भी वीक हो गया, कमजोर हो गया। आगे बात सुन, तो इसका मतलब ये जो मीडियम है ये फील्ड के स्ट्रॉन्ग बनने या कमजोर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके, कि ये फील्ड को बनने से रोक रहा है। जैसे माइका जो आ गया वो फील्ड बनने से क्या हो रहा है, रोक रहा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, फिर एयर, फिर ऐसे मीडियम चेंज करते जाएं तो क्या होगा, फोर्स कम होता जाता है। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब कि मटेरियल जो है अपने अंदर जो फील्ड बना रहे हैं वो अलग अलग बना रहे, फील्ड अलग अलग होगा तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग। तो कुल मिला के वैक्यूम वैक्यूम जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरे अगर मटेरियल आ गए तो फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया, फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो इसका मतलब फील्ड को बनने से रोक रहे हैं मटेरियल, तो फील्ड को बनने से रोकने से फोर्स कम हो गया, तो मींस अपोज कर रहे हैं फील्ड को बनने, फील्ड के बनने का, फील्ड के बनने का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, फील्ड के बनने का ये अपोज कर रहे हैं। तो ये जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, फील्ड के बनने को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, यानी फील्ड को परमिट करना अपने अपने अंदर से, ठीक है, फील्ड बनने को परमिशन देना, परमिट करना, ओके, कि कितना स्ट्रॉन्ग बने कितना वीक बने। तो मटेरियल जो है, हर मटेरियल अपोज करता है, ठीक है, हर मटेरियल क्या करता है, अपोज करता है। जैसे मेरे पास पैसे हैं, आप मांगोगे तो मैं चाहूंगा कि आपको पैसे ना दूं, ठीक है, बट आपने इंसिस्ट किया तो कुछ अमाउंट में पैसे दे दिए, ओके। तो इसी तरीके से जो मटेरियल है ये चाह रहे कि हमारे बीच में फोर्स लगने दे, तो ये वो फोर्स जितना लगना चाहिए, जो वैक्यूम जहां पे कुछ भी नहीं है वहां जितना लगता है उससे कम, तो क्योंकि वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है तो कोई अपोजिशन नहीं है, तो वहां पे फोर्स मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल आ गया तो क्या करता है, अपोज करता है फील्ड के बनने का, कोई मटेरियल कम अपोज करेगा, कोई दूसरा मटेरियल ज्यादा अपोज करेगा। ये अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है हर मटेरियल अपोज करता है, तो जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। और किसका अपोज कर रहे हैं, फील्ड के बनने का, क्योंकि फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग बना तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग लगेगा, फील्ड अगर वीक बना तो फोर्स भी वीक लगेगा। अंडरस्टूड। तो फील्ड के बनने का, कौन सा फील्ड की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल फील्ड की, ओके। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बनने का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और कौन अपोज कर रहा है, मटेरियल। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई किसकी हुई, मटेरियल की, ओके। सो डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी, परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल property of material medium to oppose formation of electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। तो ये जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम परमिटिविटी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं हम? परमिटिविटी। तो अपोज करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपोज करने की प्रॉपर्टी है। और किसका अपोज? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज। ओके, क्योंकि फील्ड का अपोज कर रहा है तो जितना फील्ड इस पे बनना चाहिए था उतना बन नहीं पाया, उतना बन नहीं पाया। ओके, तो इसलिए फोर्स भी क्या हो गया? कम हो गया। तो मटेरियल ने क्या, उस फील्ड को बनने से रोका जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, फील्ड का कॉन्सेप्ट जैसे अभी समझो कि ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अर्थ अपने अराउंड क्या एक फील्ड क्रिएट कर रही, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर हम जुपिटर पे चले जाएं तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। फाइन। तो इसी तरीके से हर मटेरियल अपने अंदर फील्ड को बनने से रोकता है। ओके, कोई ज्यादा रोकता है, कोई कम रोकता है। फाइन। तो इस फील्ड को बनने से रोकने की जो प्रॉपर्टी, इसी को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत और लिखते हैं। परमिटिविटी परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसको एप्सिलॉन प्रोनाउंस करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन प्रोनाउंस करता है। फाइन। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो कि लोएस्ट होती है। वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है? लोवेस्ट। ठीक है, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज करता, जो नोटेशन में एप्सिलॉन के नीचे हम नोट लगा देते हैं, एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होगी इसकी? तो देखो, जैसे अभी हमने देखा फोर्स इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा था। अगर मैं एप्सिलॉन नोट को इधर भेज दूं, फोर्स को इधर भेज दूं, तो क्या क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट इस साइड आ जाएगा और फोर्स इस साइड चला जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी कुलोम, कुलोम, कुलोम स्क्वायर, और ये नीचे न्यूटन, और इसकी मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? कुलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर? ऐसे हम निकाल सकते हैं इसकी यूनिट को। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये 4 पाई, 4 पाई तो एक नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती ना। नंबर की क्या यूनिट होती? इट इज जस्ट ए नंबर, डायमेंशनलेस नंबर। 11th क्लास में पढ़ा ना। सो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो, कुलोम, कुलोम चार्ज की, और चार्ज के लिए नोट, चार्ज के लिए जो डायमेंशन लिखवाई है आपको 80। तो इसका डायमेंशंस निकालते, देखो 80, ये 80 लिख दिया। इसका क्या है? स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है? न्यूटन। न्यूटन की डायमेंशन आप पहले से ही जानते हो, MLT-2। मीटर, मीटर की L स्क्वायर। तो देखो M, देखो ऊपर M नहीं है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? M इनवर्स। इसकी डिनोमिनेटर में पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1। L, एक L स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा? L क्यूब। ऊपर L नहीं है तो ऊपर जाएगा तो L क्यूब प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का बनेगा। ओके, टाइम T-4, T-2 डिनोमिनेटर में और T स्क्वायर ऊपर है,
ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर ऊपर है और टी -2 नीचे, ऊपर जाएगा तो ये -2 भी बन जाएगा +2, और +2 पहले से है तो टी की पावर 4। अब बचा कौन, ए, तो ए का तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, परमिटिविटी। क्लियर? फाइन, so this is about permittivity. नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी। तब देखो परमिटिविटी जैसे अभी हमने देखी, तो परमिटिविटी वैक्यूम की कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतनी। ये जो नंबर है, अब देखो ये एक नंबर है जिसको आपने याद कर लिया, मान लीजिए कि यहाँ ये रिमेंबर कर लिया, बट अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसका जो नंबर आएगा वो भी इसी फॉर्म में आएगा, जैसे 8.85 इंटू समथिंग कुछ करेंगे तो मतलब मान लीजिए कि 11.3 इंटू 10⁻⁻11 -10, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ओके, तो अगर इस तरीके से आया तो हर नंबर इतना टिपिकल फॉर्म में होगा, और हर एक के लिए हर एक क्या जो वैल्यू है परमिटिविटी की वो याद रखना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक मीडियम की परमिटिविटी को इससे कंपेयर करवाते हैं। किससे कंपेयर करवाते हैं, वैक्यूम की परमिटिविटी से, और चेक करते हैं कि वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने टाइम्स है उसकी परमिटिविटी। ओके, कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से कितने टाइम्स है, उसको रिलेट करते हैं। ओके, तो उसी को दिखाने के लिए जो टर्म यूज करी हमने, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में क्या दिखाती है, मीडियम की परमिटिविटी को ये कंपेयर करती है वैक्यूम की परमिटिविटी से, और बताती है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। अंडरस्टूड? तो इसको जो डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ a medium to the permittivity of vacuum is called relative permittivity of that medium, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन वाइज लिखें तो दैट इज, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन आर से भी करते हैं, या एप्सिलॉन आर से। तो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम एप्सिलॉन से, टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी आती है वो आती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे हैं, टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी के या एप्सिलॉन नोट को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। तो देखो यहां से अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी निकाले तो क्या होगा, के और ये एप्सिलॉन नोट। ओके, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बताएगा कितने टाइम्स है। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ
ऑफ वैक्यूम। तो मींस ये जो बता रहा है कि यह रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। अंडरस्टूड। तो कितने टाइम है ये याद रखना इजी है, ये याद रखना क्या इजी है। मान लीजिए वोटर के लिए बोल दिया कि 80 टाइम्स है, 80 टाइम्स, तो 80 याद रखना इजी है। नहीं तो क्या होगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻12 करके जो नंबर आएगा वो याद रखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो हम हमारी इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं केवल कितने टाइम से वो याद रख लेते हैं। तो वो एक नंबर में ही आता है कि 5 टाइम्स से, 10 टाइम्स से, 20 टाइम्स से, 15 टाइम्स से। ओके, तो इतने टाइम याद रखना वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंड है। क्लियर। सो एक तो ये इसकी डायमेंशन क्या होगी देखो, या यूनिट। तो सिंपली ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी भी वही होगी क्योंकि दोनों परमिटिविटी है। तो इनकी इनकी जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये यूनिटलेस होगा तो क्या होगा डायमेंशनलेस भी होगा। अंडरस्टूड। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये पॉइंट भी हम लिख लेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटीज is unitless and dimensionless। ठीक है, कुछ मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी लिख लेते हैं। तो मीडियम और उनकी रिलेटिव परमिटिविटी, इनको थोड़ा सा याद भी रखेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम है वैक्यूम। ठीक है, सेकेंड मीडियम है हमारा, ले लेते हैं एयर। थर्ड मीडियम है वाटर। ठीक है, फोर्थ मीडियम है कंडक्टर। तो इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1। इसकी 1 कैसे होगी देखो, अगर मैं मीडियम कौन सा ले रहा हूं वैक्यूम, तो यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिविटी डाल देता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, जिसको एप्सिलॉन नॉट से ही दिखाते हैं। ये नीचे भी एप्सिलॉन नॉट है और वो भी एप्सिलॉन नॉट, तो उससे ही कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 1। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। तो वैक्यूम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है 1। एयर के लिए इस तरीके से निकालेंगे तो ये आएगी 1.0003। ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। वाटर की जो आती है वो आती है 81 या 80 के आसपास, और कंडक्टर की होती है इनफाइनाइट। ओके, इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये क्या करता है इनफाइनाइट टाइम अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है फोर्स ही लगने नहीं देगा, फोर्स ही लगने नहीं देगा। तो अगर दो चार्ज के बीच में आपने पूरी तरीके से मीडियम कौन सा कर दिया कंडक्टिंग मीडियम कर दिया, तो उन दोनों के बीच में कभी भी फोर्स नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। तो कंडक्टर की जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इनफाइनाइट, तो मींस परमिटिविटी भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये टाइम्स बताता है। तो कितने टाइम्स है परमिटिविटी इनफाइनाइट टाइम्स, तो परमिटिविटी भी इनफाइनाइट टाइम्स और रिलेटिव परमिटिविटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट परमिटिविटी। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है।